अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म, इन दोनों इकोनॉमिक सिस्टम में डिफरेंस क्या है, इनका कंपैरिजन क्या है, कौन सा सिस्टम बेहतर है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और किसके प्लस पॉइंट ज़्यादा हैं, किसके माइनस पॉइंट ज़्यादा हैं। आपके मुल्क में इस वक्त दोनों में से कौन सा सिस्टम वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तमाम इन क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर वो पूछ लेता होता है। इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, इसे डिफाइन करें, और सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के दरमियान डिफरेंस क्या है, या इन दोनों का कंपैरिजन वो एक्सप्लेन करें। तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं जिस चैनल के हवाले से बात करना चाह रही हूँ वो इकोनॉमिक्स पोर्टल। इकोनॉमिक्स पोर्टल, जैसे कि नाम से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि इकोनॉमिक्स के हवाले से तमाम डिटेल्स जो हैं वो इस चैनल पे अवेलेबल होंगी। इस चैनल को लीड कर रहे हैं सर रईस अहमद। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू। सबसे पहले हम कैपिटलिज्म की अगर बात करें, मैं दोनों के साथ साथ कंपैरिजन करता जाऊंगा। कैपिटलिज्म बोलते हैं सरमायादाराना निज़ाम, और सोशलिज्म बोलते हैं इश्तराकियत का निज़ाम। सरमायादाराना निज़ाम ये गवर्नमेंट फ्री इकोनॉमी होती है जिसमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होती, ठीक है। जबकि जो सोशलिज्म है वो प्योरली सेंट्रली कंट्रोल्ड इकोनॉमी होती है जिसमें तमाम तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं। जितना भी डिसीजन लेना है वो गवर्नमेंट ने लेना है। अब बेसिकली इकोनॉमिक सिस्टम के जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, टू वेयर टू प्रोड्यूस, किस टेक्निक से आपने पैदा करना है। अब इन तमाम प्रॉब्लम का सलूशन दो ही रास्ते हैं, या तो अवाम खुद से फैसला करे, अपनी समझ बूझ के मुताबिक ये तमाम डिसीजन ले, या कोई ऐसा इदारा हो जो इन तमाम प्लानिंग करके एक सेंट्रलाइज तरीके से चीज़ों को मैनेज करे और उसके बाद इम्प्लीमेंट करे। अब कैपिटलिज्म में लोग अपने फैसले खुद करते हैं। वो खुद देखते हैं कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है और इस वक्त हमें कौन सी चीज़ प्रॉफिट दे सकती है, प्लस हमारे पास उसकी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है, स्पेशलाइजेशन है, उसका रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है कि नहीं है। वो तमाम तर फैसले अवाम ने खुद करने हैं और काम स्टार्ट करने की आज़ादी है। किसी से कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं है तो परमिशन भी नहीं लेनी, गवर्नमेंट नहीं है तो टैक्स भी नहीं देना, टैक्स नहीं देना तो काम स्टार्ट करने की आज़ादी है, क्योंकि रोक टोक कोई नहीं है कि आपने इसका लाइसेंस बनवाया कि नहीं, इसकी FBR नंबर आपको लगा कि नहीं लगा, टैक्स आप बाकायदगी से पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये काम आप इसकी प्योरिटी का ख्याल रख रहे हैं कि नहीं, SOP का ख्याल रख रहे हैं, स्टैंडर्ड का ख्याल रख रहे हैं कि नहीं। जगह जगह पे जो रुकावटें आती हैं वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती, जिसकी वजह से हर बंदा इजीली काम स्टार्ट कर लेता है। कंपटीशन वो क्रिएट हो जाता है, हर शख्स उसकी कोशिश होती है कि वो बिजनेस स्टार्ट करे और दूसरे से आगे निकले। तो आगे निकलने की रेस में वो फिर अपनी प्राइसेस को कंट्रोल करते हैं और क्वालिटी को मेक श्योर कर लेते हैं, क्योंकि उनका कंपटीशन है फिर बाकी हर जगह पे। दूसरे लोगों ने भी काम स्टार्ट किया हुआ है, जिस वजह से वो फिर compete करने के लिए स्ट्रेटजीज इंट्रोड्यूस करवाते रहते हैं, क्वालिटी बेहतर करते रहते हैं और प्राइसेस भी कंट्रोल में रहती हैं। तो बेसिकली यहाँ भी एक कंपटीशन क्रिएट हो जाता है। और इसके ऑपोजिट अगर हम सोशलिज्म की बात करें तो सोशलिज्म में इस तरह का कंपटीशन कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तमाम तर फैसले गवर्नमेंट ने करने हैं, ठीक है। वही आपको बताएगी क्या पैदा करना है, किस जगह पे, किस क्वांटिटी में और किस टेक्निक से पैदा करना है, गवर्नमेंट ही आपको बताएगी इश्तराकियत के निज़ाम में। और जिसकी वजह से वहाँ पे फिर सेंस ऑफ ओनरशिप वो कैपिटलिज्म में है, सोशलिज्म में नहीं है। क्योंकि एक बंदा जो अपना काम स्टार्ट कर रहा है, अपना समझ के कर रहा है, दिन रात एक कर देगा, कारोबार को ऊपर पहुंचाने के लिए वो अपनी मेहनत डबल करेगा, एफर्ट डबल लगाएगा। जबकि सोशलिज्म में सेंस ऑफ ओनरशिप की कमी होती है। उनको पता है कि तनख्वाह आ जानी है, आपको बेहतर समझते हैं कि सरकारी मुलाजमीन का क्या एटीट्यूड होता है, सरकारी दफातर में वो काम करते हैं नहीं करते, उनको पता है कि तनख्वाह आ ही जानी है। तो वो फिर इस तरह का आपका बिहेवियर बन जाता है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन
सोशलिज्म में वो लो हो जाती है जब तक उसको अच्छे तरीके से मोनेटाइज ना किया जाए, वो फिर लो होने के खदशात होते हैं वहाँ पे। यहाँ पे उनको पता है कि खुद ही करना खुद ही खाना है, जिसकी वजह से वो दिन रात एफर्ट करते हैं और यहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा रहती है। एक और पॉइंट, प्राइस मैकेनिज्म का जो सिस्टम है कैपिटलिज्म में 100% वो वर्क करता है, सोशलिज्म में वो वर्क नहीं करता, 100% वो फ्लॉप हो जाता है। प्राइस मैकेनिज्म बोलते हैं कि डिमांड और सप्लाई की मदद से कीमतों को डिटरमिन किया जाता है, कीमतों का तयन किया जाता है। तो सप्लाई एंड डिमांड का चक्कर तो कैपिटलिज्म में चलेगा, क्योंकि वहाँ पे प्राइसेस हमेशा डिमांड और सप्लाई को देख के वो फिर एडजस्ट की जाती हैं। लेकिन सोशलिज्म में प्राइस और डिमांड और सप्लाई इसका चक्कर नहीं है, क्योंकि कीमतें गवर्नमेंट ने डिसाइड करनी है किस प्रोडक्ट की क्या प्राइस होनी चाहिए। उनका अपना एक्सैक्ट पैटर्न है, वो उस हिसाब से मार्केट की फ्यूचर डिमांड को देखते हुए, वो इसकी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल देखते हुए खुद से कीमतें एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये चक्कर है, उसमें फ्रीली अपने डिमांड और सप्लाई को देखते हुए प्राइसेस एडजस्ट होती हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट के कहने पे एडजस्ट होती हैं और आमतौर पे किसी एक शॉर्ट पीरियड के लिए फिक्स होती हैं, वहाँ पे फ्लक्चुएट करती हैं, यहाँ पे फिक्स हो जाती हैं। ठीक है, तो प्राइस स्टेबिलिटी कैपिटलिज्म में ज़रा कम देखने को मिलती है, सोशलिज्म में ये ज़्यादा है। एक और बहुत अहम कंपैरिजन, कैपिटलिज्म में तमाम तर प्रॉपर्टी वो प्राइवेट होती है, पब्लिक प्रॉपर्टी कोई नहीं होती। जिधर भी आप कोई असासाजात देखें, प्रॉपर्टी देखें, आपने समझ आना कि ये किसी ना किसी इंडिविजुअल पर्सन की मलकियत में है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है प्योरली, किसी दूसरे शख्स का उस पर कोई हक नहीं है, अधिकार नहीं है। जबकि आप उधर सोशलिज्म में जाएं, वहाँ पे तमाम तर प्रॉपर्टी वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है और वो स्टेट की प्रॉपर्टी है। आप बेफजूल किसी प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि वो गवर्नमेंट की मलकियत में है। और अगर उन्होंने पब्लिक वेलफेयर के लिए ओपन की हुई है तो आप वहाँ पे जा कर के एंजॉय कर सकते हैं और अपने मामला यूटिलाइज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके भी आम इस्तेमाल में होगी वो। ठीक है, यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी में आप फजूल किसी की प्रॉपर्टी में जाके मुलदखल नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपकी मलकियत नहीं है। और यहाँ पे तमाम मलकियत आपके अपने कंट्रोल में होती है और आप इस्तेमाल उसको फ्रीली कर सकते हैं, जिस तरह पब्लिक पार्क हो गए और स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए। सोशलिज्म में तो इस तरह के पब्लिक वेलफेयर के काम वो आपको देखने को मिलेंगे। सरकारी स्कूल बनेंगे, दफातर बनेंगे, कॉलेजेस बनेंगे, यूनिवर्सिटियाँ बनेंगी, रोड्स गवर्नमेंट बना के देगी आपको, अंडरपास, रेल का निज़ाम और आपका प्लेन का निज़ाम, ये सारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर आपका वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, जिसकी वजह से पब्लिक के वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स लगते हैं, उनकी वेलफेयर बूस्ट होती है। कैपिटलिज्म में पब्लिक वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स कोई नहीं लगते, ना आपको कहीं पे सरकारी हॉस्पिटल नज़र आएंगे, सरकारी दफातर नहीं मिलेंगे आपको, सरकारी स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, पब्लिक पार्क्स वगैरह ये आपको नहीं नज़र आएंगे। तो ये भी एक मेजर डिफरेंस है। एक और बड़ा अहम पॉइंट, कैपिटलिज्म में दौलत की लालच है, लोगों के अंदर दौलत की लालच पैदा हो रही है। वो दिन रात अपनी दौलत को ज़्यादा करने के बारे में सोचते हैं और अपनी सोसाइटी को, अपने रिलेटिव्स को, अपनी बरादरी को वो कंपनसेट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ड्यूअल इकोनॉमिक सिस्टम वो स्टार्ट हो जाता है। अमीर अमीर से अमीर तर होना शुरू हो जाता है, गरीब गरीब से गरीब तर होना शुरू हो जाता है। जिसके पास पैसे हैं वो तो कारोबार स्टार्ट कर लेता है, अपना कोई बिजनेस बना लेता है, मिल फैक्ट्री लगा लेता है, वर्कर्स को इंगेज कर लेता है। लेकिन इसके बरक्स सोशलिज्म में इस तरह का आपको ड्यूअल इकोनॉमिक सिस्टम का कोई चक्कर नहीं है, देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे एक क्लास लेस सोसाइटी है। वो सभी को एक ही नज़र से देखेगी गवर्नमेंट, उसके नज़दीक अमीर गरीब या ज़ात पात का सिस्टम, बरादरी सिस्टम वो नहीं है। उसके नज़दीक जो कैलिबर जिसका बनता है उसके अकॉर्डिंग उसको जॉब मिल जाएगी, जो स्टैंडर्ड पे पूरा उतर रहा है, रिक्वायरमेंट पे पूरा उतर रहा है, जिसके पास कोई स्पेशलाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर देना उन्होंने। ठीक है, हाँ, जब तक वो अपनी अथॉरिटी का नाजायज़ इस्तेमाल ना करे गवर्नमेंट, फिर तो मामला बहुत बेहतर है। लेकिन आमतौर पे ये भी पॉइंट है, यही भी मैं आपको क्लियर कर दूं, जब गवर्नमेंट के पास ही सारा कंट्रोल होगा तो ऐन मुमकिन है वो अपनी प्रॉपर्टी का और अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करेगी, सिफारिशों को बढ़ती करेगी, जिसकी वजह से प्रॉपर एलोकेशन की बजाय रिसोर्स आपके मिस एलोकेट होंगे।
ٹھیک ہے، کسی ایک شخص کا کیلیبر کچھ اور ہے، اس کو لگا کسی اور انڈسٹری میں دیا. جس طرح پاکستان میں کرکٹ بورڈ کا چیئرمین ایک ایسے شخص کو لگا دیا ہے جس کو کرکٹ کی نالج کا کوئی پتہ نہیں ہے. نجم سیٹھی تھا، اس کے بعد محسن نقوی آ گیا. ان کا کرکٹ کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے. تو یہ اپنے اتھارٹی کا ناجائز استعمال جب کرتے ہیں تو ریسورسز مس ایلوکیٹ ہوتے ہیں، جس کے پھر رزلٹ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں. اور پاکستانی ٹیم اس کا وہ اشر آپ نے دیکھ ہی لیا، ریٹنگ میں بھی نیچے آ گئی اور مسلسل یہ سیریز وغیرہ ہارتی جا رہی ہے. تو اس طرح کے کانسیکوینسز کو بعض اوقات بیئر کرنا پڑتا ہے. جب تک اپنی اتھارٹی کا بالکل مناسب اور میرٹ پہ استعمال کریں پھر تو رزلٹ بہتر ہے. لیکن جیسے انہوں نے ذرا 2 نمبری شروع کی تو اس سے پھر آپ کے رزلٹ وہ ورسٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک سمجھ آ گئی. یہاں پہ سوشلزم میں کلاس لیس سوسائٹی ہے اور یہاں پہ ڈیول اکنامک سسٹم ہے جس میں اور امیر اور غریب کا فرق بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ سوشلزم میں جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ریڈ ٹیپزم کا سسٹم ہے. ریڈ ٹیپزم کا مطلب ہے فضول کا ڈیلے ہونا. آپ کے جو معاملات ہیں آپ کو سرکار فضول لٹکائے رکھتے ہیں. جس طرح آپ سرکاری دفتر میں جا کے دیکھ لیں، کوئی ایک کام آپ کا لیگل کام ہے، چھوٹا سا کام ہے، وہ کہتے ہیں جی آج صاحب نہیں آئے، کل آئیے گا، پرسوں آئیے گا، صاحب ہونی اندر میٹنگ میں ہے، وہی آفس یہاں سے شفٹ ہو گیا، اوپر والی منزل پہ چلا گیا، اوپر چلے جائیں، فلانے نمبر آفس میں چلے جائیں، تو ادھر جائیں، جا کے پتہ چلتا ہے کہ صاحب ہونے میٹنگ میں ہے. تو یہ سارے معاملات اسے بولتے ہیں ریڈ ٹیپزم. فضول کا ڈیلے جو کیا جاتا ہے نا، کہ کیسز بھی آپ نے بتایا، آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ عدالتوں میں سالہ سال لٹکتے رہتے ہیں. کوئی پٹوار کا کام آپ نے کروانا اور سالوں سال آپ کو لٹکا کے رکھتے ہیں. کسی وکیل کا کام ہے وہ بھی اسی طرح ہی ہے، اور تھانوں کا، کچہریوں کا کام. یہ عام طور پہ سرکاری دفاتر جتنے بھی ہیں فضول کی ٹال مٹول کر کے اور لٹکا کے رکھتے ہیں. تو یہ ریڈ ٹیپزم کا یہاں پہ بہت عنصر ہوتا ہے. اس چیز سے پھر چھٹکارا مل جاتا ہے کیپٹلزم والوں کو. اس میں اس طرح کا چکر ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ چند پوائنٹ تھے. اس میں نے ان کے ڈفرینس اور کمپیریزن، میرا خیال ہے کہ جو پاسبل تھے وہ سارے میں نے بتا دیے ہیں. ابھی بھی ان دونوں کویشچن میں کوئی کنفیوژن ہو آپ کو، وہ آپ نے مجھے لازمی بتا دینا ہے. اس کو بھی میں نیچے کومنٹس کریں مجھے، میں آپ کو اس کا رپلائی دے دوں گا. اب آپ نے یہ سوچ کے بتانا ہے کہ آپ کے ملک میں کون سا اکنامک سسٹم اس وقت رائج ہے. ہاں، ایک تھرڈ اکنامک سسٹم بھی ہوتا ہے جسے بولتے ہیں مکسڈ اکنامک سسٹم، جس میں کچھ نہ کچھ حد تک ملاوٹ کیپٹلزم کی ہوتی ہے اور کچھ سوشلزم کی ہوتی ہے. دونوں کو مکس کر کے چل رہا ہوتا ہے. زیادہ تر آج کل پوری دنیا میں مکسڈ اکنامک سسٹم ہی ہے. کسی میں کیپٹلزم کی آمیزش یا ملاوٹ زیادہ ہوتی ہے، سوشلزم کی کم ہوتی ہے. کسی میں سوشلزم کی زیادہ ہوتی ہے، کیپٹلزم کی ملاوٹ کم ہوتی ہے. لیکن چلتے معاملات اسی طرح ہی ہیں. جس طرح چائنا کی آپ ایگزامپل لے لیں، اس میں سوشلزم کا ایلیمنٹ آپ کو زیادہ ملے گا، کیپٹلزم کا کم ملے گا. اور اگر آپ امریکہ کی ایگزامپل لے لیتے ہیں، وہاں پہ آپ کو کیپٹلزم کا ایلیمنٹ زیادہ ملے گا، سوشلزم کا کم ملے گا. تو کچھ آپ کی اسٹیٹس ہیں جو کیپٹلزم کے قریب ہیں، کچھ ہیں جو سوشلزم کے قریب ہیں. لیکن پیور کیپٹلزم دنیا میں کہیں بھی نہیں پایا جاتا، پیور سوشلزم بھی دنیا میں کہیں نہیں پایا جاتا. یہ دو ایکسٹریم کیسز ہیں. پیور کیپٹلزم یہ بھی ایک ایکسٹریم کیس ہے، پیور سوشلزم یہ بھی ایک ایکسٹریم کیس ہے. تو ایڈجسٹ درمیان میں کہیں پہ ایڈجسٹ ہوتی ہیں تمام اکنامک سسٹم. آپ اپنے ملک کا دیکھ کے مجھے بتائیے گا کہ کون سا سسٹم آپ کو بہتر لگ رہا ہے اور کون سا سسٹم آپ کے ملک میں اس وقت رائج ہے اور ہونا کون سا چاہیے. دعا میں یاد رکھیے گا جی. خدا حافظ.